कहानी के आखिर में मेरी आंख खुली और मैं उस नफरत किए जाने वाले असली हेयर के रूप में जागा। जिस फेक हेयर को सब प्यार करते थे, उसने पहले ही हर किसी का दिल जीत लिया था। मुझे घर से निकाल दिया गया था और सड़क पर छोड़ दिया गया था। इतनी दुख भरी कहानी में अब मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। मैं सोच ही रहा था कि कार से टकरा कर मरूं या किसी रूफटॉप से कूद जाऊं। तभी रास्ते से गुजर रहे लुटेरों के एक गैंग ने मुझे घसीट कर अपनी कार में डाल दिया। उन्होंने एक चाकू निकाला और मेरी गर्दन पर रख दिया। हिलना मत, अपने परिवार को कॉल करो, उनसे कहो कि $5 मिलियन लेकर आए। अगर चिल्लाए तो सीधे नरक भेज दूंगा। तो किस्मत ने सच में मेरे लिए एक प्लान बना रखा था। मैं राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ। मेरी चीख हवा को चीरती हुई गूंज उठी और दोनों लुटेरे एक पल के लिए जम गए। उनमें से एक ने तुरंत मेरा मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। तुझे लगता है मैं अभी तुझे मार नहीं सकता? मैंने पूरी ताकत से सिर हिलाया। मेरी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं, लेकिन उस लुटेरे को यह साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मेरी जेब से फोन निकाला और मेरी सबसे हाल की कांटेक्ट क्लोई हेज को कॉल लगा दिया। काफी देर तक रिंग जाने के बाद कॉल कटने से ठीक पहले जुड़ गई। तुम्हारा भाई हमारे पास है, $5 मिलियन नहीं दिए तो ये मर जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, ईथन क्या ये तुम्हारी नई चाल है? सिंपैथी पाने के लिए फेक किडनैपिंग। अब बस भी करो, मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेना बंद करो। तभी दूसरी आवाज सुनाई दी, क्लोई ईथन बस चाहता है कि हम उसकी परवाह करें, इसलिए उसने ये सब किया है। शायद हमें जाकर देख लेना चाहिए। क्लोई ने ठंडी आवाज में कहा, केब तुम बहुत दयालु हो। जो इंसान मरने से डरता है वो सिर्फ हेज फैमिली से और पैसे ऐंठने की सोचता है। उसका किडनैप नहीं हुआ है, ये बस उसका घटिया नाटक है। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। कार के अंदर अचानक खामोशी छा गई। कुछ समय बाद एक लुटेरे ने दूसरे की तरफ देखा और पूछा, क्या ईथन असली हेज हेयर नहीं है? फिर ये लोग फेक वाले को उससे ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? दोनों ने एक साथ मेरी तरफ ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने भी उन्हें देखा और बोला, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? थोड़ा प्रोफेशनल प्राइड भी रखो। फिर मैंने कहा, मुझे अभी मार दो या फिर क्या मेरा डिनर खिलाने पर भी $20 खर्च करोगे? दोनों छोटे बाल वाले लुटेरे काफी देर तक सिर जोड़कर धीमी आवाज में बातें करते रहे। आखिर में उन्होंने तय किया कि मुझे छोड़ देंगे और जल्दी पैसे कमाने के लिए किसी ज्वेलरी स्टोर को लूटेंगे। ये प्लान जिस दिशा में जा रहा था वो काफी अजीब था। एक लुटेरे ने कहा, बॉस हमने तो सिर्फ रैंसम लेने का सोचा था, अब रॉबरी भी करेंगे? मुझे नहीं लगता हमारे पास इसके लिए स्किल है। बॉस ने जवाब दिया, पैसा कमाना ही तो मकसद है, फर्क क्या पड़ता है? हमारे पास हॉस्टेज भी है, सोना उठाओ और भाग जाओ। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, जब मैं रॉबरी के बाद भी इतनी मेहनत से तुम्हारा हॉस्टेज बना हुआ हूँ तो क्या मुझे एक बार चाकू मारकर खत्म नहीं कर सकते? मेरी बात सुनकर भी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। रॉबरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी चल रही थी। एक आदमी ने स्लेज हैमर उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा, लेकिन सिक्योरिटी ग्लास ने जैसे उसका मजाक बना दिया। दूसरा लुटेरा अपने चाकू को लेकर मुझसे ही उलझ रहा था। मैंने कहा, ये मेरा चाकू है, छोड़ इसे। फिर मैंने बॉस से कहा, बस अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाओ और मेरा गला काट दो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। वो झुंझला कर बोला, दफा हो, मुझे रॉबरी और मर्डर का फर्क पता है, तू मुझे एक्स्ट्रा जेल की सजा नहीं दिलवा पाएगा। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब उंगली दिखाकर आपस में बातें कर रहे थे। सच कहूं तो ये किसी आदिम इंसान जैसी रॉबरी लग रही थी। वो सिक्योरिटी ग्लास कोई मजाक नहीं था। बेचारा पूरी तरह थक चुका था। इतनी देर तक हथौड़ा चलाने के बाद भी वो एक शीशा नहीं तोड़ पाया था। जैसे ही पुलिस की सायरन पास सुनाई देने लगी, हैमर वाला लुटेरा घबरा गया। अचानक उसने चाकू निकाला और फर्श के पास झुकी हुई एक जवान औरत को पकड़ लिया। उसने कहा, अगर मैं जेल जा रहा हूं तो किसी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये देखकर मैं तुरंत उसके सामने दौड़कर खड़ा हो गया। मैंने उस औरत को अपने शरीर से ढक लिया, जैसे मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी सहने को तैयार था। उस पल आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। मुझे अपने पेट में ठंडी धार उतरती हुई महसूस हुई। वही जानी पहचानी शांति फिर से पूरे शरीर में फैलने लगी। मैंने आंखें बंद की और हल्की मुस्कान दे दी। बेहोश होने से ठीक पहले मैंने भीड़ को चीरती हुई एक औरत को अपनी तरफ आते देखा। वो चिल्लाई, क्या कर रहे हो? जल्दी 91 पर कॉल करो। ये जरूर किताब वाली क्लोई हेज थी, असली ईथन की सगी बहन। लेकिन क्लोई कभी भी मेरे लिए परेशान नहीं होती थी। किताब में साफ लिखा था कि जब असली ईथन वापस हेज फैमिली में लौटा था, तब उसी घर में उससे सबसे ज्यादा नफरत क्लोई ही करती थी। ये कहानी अब असली ईथन और उस परिवार के बीच के पुराने रिश्ते को दिखाने वाली थी। जिस दिन ईथन वापस आया, उसी दिन कैलब हेज पिछले 18 सालों से उसकी जगह उस परिवार में रह रहा था। उसी रात कैलब घर छोड़कर भाग गया। पूरी रात तलाश करने के बाद परिवार ने उसे बारिश में भीगा हुआ पाया। वो सबकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगा। मॉम, डैड, क्लोई, मुझे लगा अब आप लोग मुझे नहीं चाहते। क्लोई ने उसे कसकर गले लगा लिया। फिर वो मुड़ी और ईथन पर चिल्लाई, सिर्फ ब्लड रिलेशन होने का मतलब ये नहीं कि तुम केलब की जगह ले सकते हो। उस दिन के बाद असली ईथन ने पूरे 1 साल तक खुद को झुका कर रखा, सिर्फ परिवार के प्यार का एक छोटा सा हिस्सा पाने के लिए। लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार और ठंडा व्यवहार ही मिला। मेरी नाक में डिसइफेक्टेंट की तेज गंध भर गई। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सिर घुमाया तो सामने क्लोई हेज खड़ी थी। ईथन, तुम जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाते रहते हो, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। कोई हैरानी नहीं कि मैं तुम्हें मरने के लिए वहीं छोड़ने वाली थी। मैं चिढ़कर बोला, चुप रहो। तभी अचानक मेरी गर्दन के आसपास कुछ चुभने लगा। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला तो वह एक पुराना प्रोटेक्शन चार्म था। मेरे पास ईथन की कोई यादें नहीं थी।
मेरे लिए वह बस रास्ते में आने वाला बेकार का पुराना सामान था, इसलिए मैंने बिना एक पल सोचे उसे उतारकर दूर फेंक दिया। क्लोई यह देखकर पूरी तरह चौंक गई। ईथन, तुमने वह चार्म फेंक दिया। मैंने कहा, और क्या करता? वह मुझे चुभ रहा था। उसे क्यों रखता? क्लोई ने गंभीर होकर पूछा। ईथन, तुम्हें याद है यह चार्म तुम्हें कहाँ से मिला था? मैंने शांत होकर जवाब दिया, नहीं। क्लोई हैस गुस्से से मुझे घूरने लगी। उसकी ठंडी नजरें बार बार मेरे चेहरे पर घूम रही थी, जैसे वह यह समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं सच बोल रहा हूँ या सिर्फ झूठी एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन मेरे शांत चेहरे से उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं था। ईथन, तुम्हारी एक्टिंग हर दिन और बेहतर होती जा रही है। उसकी आवाज में भरोसे से ज्यादा शक था। मुझे पूरा यकीन है कि उन लुटेरों को भी तुमने ही हायर किया था, सिर्फ हमारा अटेंशन पाने और फिर से हैस फैमिली में वापस घुसने के लिए। क्लोई चाहे जितनी कोशिश करती, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं होती थी। आखिर ईथन की नफरत से भरी जिंदगी को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अपना घाव पकड़कर मैं धीरे धीरे टेबल तक पहुंचा। क्लोई मेरे लिए एक फ्रूट बास्केट लाई थी। कहते हैं प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है, इसलिए मैंने उसमें रखा छोटा फ्रूट नाइफ उठा लिया। क्लोई की चीख निकल गई और मैंने वह चाकू सीधे अपनी बैंडेज लगी चोट में घोंप दिया। मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे चेहरे पर राहत भरी मुस्कान फैल गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तब मैं हेज मैंशन में था। मुझे लिविंग रूम से क्लोई की बहस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। डैड, इस बार ईथन सच में लुटेरों के हाथ लग गया था। अगर चाकू थोड़ा भी इधर उधर चला होता तो वह मर चुका होता। मिस्टर हेज की आवाज सख्त और ठंडी थी। ईथन मेरा बायोलॉजिकल सन हो सकता है, लेकिन जिस पल मैंने उसे देखा उसी पल समझ गया था कि वह अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ है। उनके लिए बात बिल्कुल साफ थी। वह यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए आया है, हेज फैमिली का पैसा। ये मरने की चाहत वाला नाटक भी सिर्फ और पैसे लेने के लिए है। मिस्टर हेज गलत नहीं थे। असल ईथन सचमुच खुद इस परिवार तक पहुंचा था। उसका चेहरा लगभग मिस्टर हेज से हूबहू मिलता था। जब उसने टीवी पर अपने पिता का चेहरा देखा तो वह वहीं ठिठक गया। 18 साल अनाथ की तरह जीने के बाद उसने आखिरकार एक बार कोशिश करने का फैसला किया। और जहां तक पैसों की बात थी, उस समय वह हाई स्कूल का सीनियर स्टूडेंट था। बिना पैसों के वह आखिर कैसे जी सकता था? इस परिवार के माता पिता अमीर घर में पले बढ़े थे। उनके पास शोफर थे और हर महीने भारी डिविडेंड्स आते थे। यहाँ तक कि क्लोई और केब को भी हर महीने $500 अलाउंस मिलता था। लेकिन सिर्फ ईथन को अपना बस फेयर तक खुद कमाना पड़ता था। घर आने के पहले ही दिन ईथन ने मिस्टर हेज से $0 मांगे थे। वह उसकी ट्यूशन फी और आधे सेमेस्टर के लिविंग कॉस्ट्स के लिए थे। लेकिन अपने ही पिता से उसे सिर्फ मजाक और ताने मिले। पहले ही दिन उन्होंने उसके सामने अपना असली रंग दिखा दिया। मेरे पैसों के लिए इतनी बेचैनी। सोचो, ये बात उसके दिल को कितनी गहराई से लगी होगी। अच्छा हुआ कि मैं वह ईथन नहीं था। क्लोई से बोली, डैड, वह नाटक नहीं कर रहा। आपको पता भी है हॉस्पिटल में क्या हुआ? ईथन पूरी तरह टूट चुका था। उसने मेरा चार्म फेंक दिया और फिर चाकू पकड़ने की कोशिश की। हेज परिवार के माता पिता के चेहरों पर मौजूद झुंझलाहट धीरे धीरे हैरानी में बदल गई। तभी मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बीच में बोल पड़ा, तुम बीच में टोकने के लिए माफ कीजिए, क्या मैं अब जा सकता हूँ? मेरी बात सुनकर सब पहले से भी ज्यादा हैरान रह गए। उन्होंने मुझे हमेशा इस घर में रहने के लिए लड़ते देखा था, हर पल गिड़गिड़ाते हुए देखा था। लेकिन अब जब मुझे इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कैसा व्यवहार करें। केलब ने उदासी से अपनी नजरें नीचे कर ली। यह हमेशा ईथन का घर था, उसे यही रहना चाहिए। जाने वाला तो मुझे होना चाहिए। उसने आगे कहा, स्टर्लिंग फैमिली के साथ होने वाली मैरिज अलायंस भी उसी की होनी चाहिए। उसकी बात सीधे हेज परिवार के माता पिता के दिल पर लगी। मिस्टर हेज ने केब को कसकर गले लगाया, फिर मेरी तरफ घृणा से देखा। तुम्हारी एक्टिंग हर दिन और बेहतर होती जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि केब को इस घर से निकाल सको। वह रुकी और फिर बोली, आखिर में तुम्हारा असली मकसद सिर्फ स्टर्लिंग फैमिली की लड़की से शादी करना ही है। जब से तुम वापस आए हो इस घर में एक दिन भी शांति नहीं रही। मैंने केब को 18 साल तक पाला है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने उनकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। मैं उनके पास से गुजरता हुआ सीधे बाहर की ओर चल पड़ा। तभी क्लोई ने मुझे रोक लिया। ईथन, ज्वेलरी स्टोर वाली बात के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन चाहे कुछ भी हो अभी के लिए घर पर ही रहो। मैं दोबारा तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने हल्की हंसी उड़ाई। उस माफी में जरा भी सच्चाई नहीं थी। अगर उसके साथ बैंक ट्रांसफर की मीठी नोटिफिकेशन भी आती तो शायद मैं उसे एक मुस्कान दे देता। दोबारा इस घर में रहने के बाद मेरे साथ पहले वाले ईथन से थोड़ा बेहतर व्यवहार होने लगा। मुझे नीचे वाली मेड्स रूम से निकालकर ऊपर के गेस्ट रूम में रहने दिया गया और यदि मैं दोपहर तक सोता रहा। नीचे आया तो मिसेज हेज बड़बड़ा रही थी, इतनी देर तक सोते रहते हो, जरा भी मैनर्स नहीं। केलब ने कहा, मॉम, ईथन को कल ही चोट लगी है। मिसेज हेज ने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे तो लगता है वह चोट भी ज्यादातर फेक है। हमारा अटेंशन पाने के लिए वह हमेशा खुद को चोट पहुंचाता रहता है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ईथन, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया, मिसेज हैज, मैं आपकी मेड बनने की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मुझसे खाना बनवाना है तो पहले मुझे मार्केट रेट के हिसाब से पेमेंट दीजिए। केलब तुरंत बोल पड़ा, ईथन, तुम मॉम से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैंने उसकी आंखों में छिपी खुशी देखी और बिल्कुल शांत होकर कहा, वह तुम्हारी मॉम है, मेरी नहीं। मिसेज हेज वहीं जड़ होकर रह गईं। उन्हें इस बात में ज्यादा नहीं चौंकाया कि मैंने खाना बनाने से मना कर दिया। असल झटका इस बात का था कि मैंने उन्हें मॉम कहना ही छोड़ दिया था। मैं अकेला डाइनिंग रूम में चला गया। टेबल पर रखा ठंडा ब्रेड और मिल्क उठाया
और चुपचाप खाने लगा। केलब ने देखा कि इस बार मैं हमेशा की तरह मिसेज हेज के आसपास नहीं घूम रहा था। वह अपने नकली मासूम चेहरे के साथ मेरे पास आया। ईथन, मुझे पता है कि तुम्हें स्टर्लिंग फैमिली की एरिस पसंद है, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी उससे एंगेजमेंट होने वाली है। उम्मीद है इससे तुम्हें ज्यादा दुख नहीं होगा। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। अब जब मैं इसी घर में रह रहा था, क्लोई हर वक्त किसी ऑल सीइंग कैमरा की तरह मुझ पर नजर रखती थी। उसे डर था कि कहीं फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करूं। लेकिन जिस दिन केलब की स्टर्लिंग फैमिली की एरिस से एंगेजमेंट होगी, उस दिन कम से कम मुझे एक फ्री डिनर तो मिल ही जाएगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद मुझे इस सब से छुटकारा पाने का कोई रास्ता भी मिल जाए। शायद तब मैं यह बदकिस्मत जिंदगी वापस असली ईथन को लौटा सकूं। स्टर्लिंग फैमिली की एरिस को पसंद करने वाली बात पर मैंने बस नाक सिकोड़ ली। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह दिखती कैसी है, फिर उससे प्यार कैसे कर सकता था। शानदार एंगेजमेंट पार्टी में केब सबसे आगे स्टेज के बीचों बीच खड़ा था। उसके वायलिन की धुन किसी सपने जैसी लग रही थी। सुर धीरे धीरे बहते रहे और फिर थम गए। केब मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। ईथन, मेरा वायलिन कैसा लगा? मैंने अपने मुंह पर लगे केक के टुकड़े साफ किए और पूरे गंभीर चेहरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ऐसी फैंसी चीजों की समझ नहीं रखता। अगर तुम पोल डांस करते तो मुझे और ज्यादा पसंद आता। केलब के चेहरे पर टिकी नकली फरिश्ते जैसी मुस्कान लगभग टूट गई। वह मेरे कान के पास झुका और दांत भी कर फुसफुसाया। ईथन, तुम बहुत देर से वापस आए हो। इस सर्कल में किसी बेकार बेटे से उसके अपने माता पिता भी प्यार नहीं करते, समझे? मेरे आसपास खड़े लोगों की फुसफुसाहट लगातार मेरे कानों में चुभ रही थी। यही हेज फैमिली का असली बेटा है। कितना घटिया है। सुना है यह ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। घर आते ही पहले दिन पैसों की मांग कर बैठा। इतने साल बाहर रहा है तो बर्बाद होना ही था। अगर मैं हेज फैमिली की जगह होता तो ऐसे शर्मनाक बेटे को कभी अपना नहीं मानता। वे लोग पूरी तरह गलत भी नहीं थे। हेज फैमिली ने मुझे कभी पसंद नहीं किया था। बेटे फैमिली बिजनेस संभालते हैं और बेटियों की शादी ताकत बढ़ाने के लिए कर दी जाती है। किसी भी तरह से मेरी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन हेज फैमिली भी मेरे लिए अजनबी ही थे और उनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। इसलिए जब किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था, मैं चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। ऊंची रूफटॉप पर हल्की हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। अजीब तरह से मेरा मन हल्का और शांत महसूस हो रहा था। मैं खतरनाक किनारे के पास पहुंचा ही था कि पीछे से किसी की डरी हुई आवाज गूंजी। ईथन, कोई बेवकूफी मत करना। क्लोई की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। ईथन, अच्छे बच्चे बनो, मेरी बात सुनो। यह रूफटॉप बहुत खतरनाक है। पहले नीचे आ जाओ। ठीक है। क्लोई हमेशा मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन आज वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया तो क्लोई पूरी तरह घबरा गई। ईथन, मत करो, वह कांपती आवाज में बोली। पहले मैं गलत थी, बस नीचे आ जाओ। तुम्हें जो चाहिए होगा मैं हर बात मान लूंगी। उसकी आवाज में पहली बार गुस्से से ज्यादा डर था। तभी उस तनाव भरी खामोशी को एक बिल्कुल गलत समय पर आई छींक ने तोड़ दिया। ईथन, तुम सच में इस एंगेजमेंट पार्टी को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने आवाज की तरफ देखा। सामने विवियन स्टर्लिंग खड़ी थी। वही स्टर्लिंग फैमिली की एरिस थी जिससे असली ईथन प्यार करता था। खाली समय में मैंने इस कहानी का ओरिजिनल प्लॉट थोड़ा पढ़ा था। जब असली ईथन पहली बार घर लौटा था तब कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। फिर उसकी मुलाकात अमीर एरिस विवियन स्टर्लिंग से हुई। वह खूबसूरत थी, दयालु थी और किसी रोशनी की किरण जैसी थी। उसने ईथन की सूनी जिंदगी में उजाला भर दिया था। ऊपर से हेज और स्टर्लिंग फैमिली के अलायंस के हिसाब से अगर बच्चों की अदला बदली नहीं हुई होती तो विवियन की शादी ईथन से ही होनी चाहिए थी। विवियन ने तिरस्कार से कहा, ईथन, तुम्हें बस अपनी मौत की धमकी देकर मुझे डराना आता है। फिर वह बोली, सुन लो, केलब सिर्फ मेरा फियांसे नहीं है, उसने मेरी जान बचाई थी। वही इकलौता आदमी है जिससे मैं हमेशा प्यार करूंगी। लेकिन तभी एक साफ और दृढ़ लड़की की आवाज सुनाई दी। लेकिन उस दिन विवियन को बचाया तो ईथन ने था। ना, बोलने वाली वही लड़की थी जिसे मैंने ज्वेलरी स्टोर में बचाया था, ग्रेस बेनेट। विवियन एक पल के लिए जर हो गई, फिर उसने खुद को संभाला और हंसते हुए बोली, ईथन, मेरा अटेंशन पाने के लिए अब तुम मेरी जान बचाने का क्रेडिट भी चुराने लगे। यह देखकर माहौल अचानक और ज्यादा टेंस हो गया। उसके पास खड़े केलब ने अपना निचला होंठ दबा लिया। ईथन, मुझे पता है
कि तुम हमेशा हेज फैमिली में अपनी जगह बनाना चाहते थे, लेकिन विवियन को 2 महीने पहले मैंने बचाया था। यह बात सब जानते हैं। वह आगे बोला, मुझे पता है तुम विवियन को पसंद करते हो। अगर तुम्हें क्रेडिट चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। ग्रेस बेनेट ने आंखें घुमा लीं। उसने अपना फोन निकाला और सबके सामने एक वीडियो चला दिया। वीडियो में एक दुर्घटना के बाद घायल विवियन कार में फंसी हुई दिखाई दे रही थी। एक दुबला पतला लड़का पूरी कोशिश करके उसे बाहर निकाल रहा था। इसके बाद उसने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। शहर के बाहर वाली सड़क की स्ट्रीट लाइट्स बहुत धुंधली थीं, लेकिन ग्रेस के कैमरा की क्वालिटी इतनी साफ थी कि उसमें मेरा चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। किताब में इस हिस्से का सिर्फ कुछ लाइनों में जिक्र था। उसमें लिखा था कि शहर के बाहर ड्राइव करते समय विवियन का ध्यान भटक गया था। उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई। वह बेहोश हो गई थी। आधी बेहोशी की हालत में उसे बस इतना महसूस हुआ था कि किसी ने उसकी जान बचाई। जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली तब केब उसके पास बैठा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसी को अपना रक्षक समझ लिया और उससे और भी गहरा प्यार करने लगी। यहाँ तक कि उनकी एंगेजमेंट भी कई महीने पहले तय कर दी गई। ग्रेस लगातार मेरा पक्ष लेती रही। मैं हेज फैमिली की नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ईथन उनका असली बेटा है। उसने 18 साल बाहर तकलीफें झेली और आखिरकार अपने घर लौटा, लेकिन तुम में से किसी ने भी उसे प्यार नहीं दिया। उल्टा तुम सबने उसे सताया। एक 19 साल के लड़के ने कितना दर्द सहा होगा कि उस दिन वह बिना एक पल सोचे मेरी जगह छुत खतरा मोल लेने के लिए दौड़ पड़ा। भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे भावुक होने लगे। केलब का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में भरी नफरत अब साफ दिखाई दे रही थी। मैंने ग्रेस की तरफ कृतज्ञता से देखा। मैं असली ईथन नहीं था, लेकिन उसकी तरफ से मैं ग्रेस का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसने जो वीडियो संयोग से रिकॉर्ड कर लिया था, उसने ईथन की बेगुनाही वापस लौटा दी थी। अगर मरने के बाद मेरी मुलाकात कभी असली ईथन से हुई तो मैं उसे यह अच्छी खबर जरूर बताऊंगा। विवियन अविश्वास से मुझे देखती रही। ईथन, मुझे बचाने वाले तुम थे। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर पछतावा और दर्द साफ नजर आ रहा था। ईथन, यह बहुत खतरनाक है। पहले नीचे आ जाओ, मैं फिर कभी तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। क्लोई भी घबराई हुई आवाज में बोली, हाँ ईथन, पहले नीचे आ जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। अच्छे बच्चे बनो, इधर आ जाओ। उनकी चिंता इस बार नकली नहीं लग रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ही इस कहानी का सबसे प्यारा मेन कैरेक्टर हूँ, लेकिन मैं तो वह इंसान था जिससे सब नफरत करते थे। मेरी कहानी तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। असली ईथन की नफरत और अकेलेपन से भरी जिंदगी पूरी करना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने अपना मन मजबूत किया और चारों तरफ गूंजती चीखों के बीच खुद को किनारे से नीचे जाने दिया। सबसे पास खड़ी विवियन का चिंतित चेहरा एक पल में डर से जम गया। वह जैसे अपना होश खो बैठी हो और मेरी तरफ झपट पड़ी, लेकिन चीखों के बीच उसका हाथ सिर्फ मेरी हवा में लहराती शर्ट को ही छुपाया। मैं नीचे जाकर गिरा, लेकिन मुझे वैसा दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। मैंने अपने हाथ पैर हिलाए, सब ठीक से काम कर रहे थे। मेरे नीचे कुछ बहुत नरम था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ऐसा होना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से इस इमारत की मंजिलें भी आम इमारतों से कहीं ज्यादा ऊंची थीं। शोर शराबे के बीच मुझे क्लोई की कांपती हुई राहत भरी आवाज सुनाई दी। भगवान का शुक्र है कि मैंने चुपचाप नीचे रेस्क्यू एयर बैग लगवा दिया था। तभी मुझे समझ आया कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, मेरा सिर एक तरफ लुढ़क गया और मैं फिर से बेहोश हो गया। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मेरे बेड के चारों तरफ चिंता से भरे चेहरे खड़े थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं होश में आ गया हूँ, सबने राहत की सांस ली। विवियन की आंखें लाल थीं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। ईथन, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझसे वादा करो कि अब कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे हमारी एंगेजमेंट होगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। मैंने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और ठंडी आवाज में कहा, तुमसे प्यार कब से? असली ईथन उससे प्यार करता था। अगर विवियन अभी इसी पल राख बन जाए तो शायद अगले जन्म से पहले ही वह उससे मिल जाए। दोनों चाहे तो परलोक में गोस्ट रोमांस भी कर सकते थे, लेकिन मैं तो इस दुनिया में भटका हुआ एक अजनबी था। इस लगभग अनजान लड़की में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और वैसे भी विवियन कोई अच्छी पसंद नहीं थी। जिस दिन ईथन घर लौटा था उसी दिन उसने
बड़े प्यार से उससे पूछा था कि उसे क्या पसंद है और हर समय उसके आसपास घूमती रहती थी। वह बार बार हेज और स्टर्लिंग फैमिली के अलायंस की बात करती और उस पर खूब ध्यान देती थी, लेकिन साथ ही वह यह भी देख रही थी कि हेज फैमिली ईथन के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस परिवार के लिए असली एयर ज्यादा महत्वपूर्ण है या वह फेक सन जिसे उन्होंने 18 साल तक पाला था। आखिरकार जवाब उसके सामने बिल्कुल साफ हो गया। हेज फैमिली के लिए ईथन की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत उससे दूरी बना ली और सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर उसने अपना पूरा ध्यान केप पर लगा दिया। दोनों अक्सर हेज मैंशन के सामने साथ खड़े होकर मुस्कुराते रहते थे, जबकि ईथन को हर कोई नजरअंदाज कर देता था। मेरी नजर में विवियन पैरों तले कीचड़ से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसे छुओगे तो सिर्फ बर्बादी मिलेगी। शायद मेरी आंखों की ठंडक बहुत साफ दिखाई दे रही थी। विवियन हल्का सा कांप गई। उसने अपनी बेचैनी छिपाई और जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, ईथन, तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगाई? वह लगातार अपने ही जवाब पर भरोसा कर रही थी। तुमने इसलिए छलांग लगाई क्योंकि मेरी एंगेजमेंट ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। ना। मिस्टर हेज और मिसेज हेज ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ ईथन, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे हम तुम्हारी शादी विवियन से करवा देंगे। फिर मिस्टर हेज ने भावुक होकर पूछा, तुम इतनी ऊंचाई से कैसे कूद गए? तुम्हें पता है, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे सिर्फ तुम्हारा गिरना ही दिखाई देता है। हमने इतने सालों तक तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं उनके अचानक जागे प्यार और पारिवारिक ममता को बिल्कुल ठंडे भाव से देखता रहा। मेरे लिए उनका ये प्यार कुछ ऐसा था जैसे कई दिनों से पड़ी हुई एक्सपायर्ड ब्रेड जिस पर घिनौनी धूसर पीली फफूंदी जम चुकी हो। चाहे मैं कितनी भी भूख से परेशान क्यों न होता, फिर भी उसे कभी मुंह नहीं लगाता। मैंने अपने ऊपर पड़ी पतली ब्लैंकेट को सिर तक खींच लिया और ठंडे स्वर में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज अभी आप सभी बाहर चले जाए। ब्लैंकेट के अंदर से मुझे मिसेज हस की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थी। क्लोई भी वहीं खड़ी रहकर बार बार मुझसे बाहर आने की विनती करती रही। आखिर में मुझे सिर्फ एक धीमी आवाज सुनाई दी, ईथन, मुझे माफ कर दो। इसके बाद वह शोर करती भीड़ कमरे से बाहर चली गई। मैंने दोबारा कमरे के चारों ओर देखा। ये साफ तौर पर एक वीआईपी रूम था। खिड़की पूरी तरह बंद थी और उसे खोला भी नहीं जा सकता था, जिससे मुझे कुछ समय अकेले रहने का मौका मिल सके। मैं बेड पर सिकुड़कर लेट गया और अपने सीने पर हाथ फेरने लगा, जो हमेशा की तरह भारी महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे भीतर का कोई हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका हो। शायद इसी वजह से अब किसी भी चीज का मेरे चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि सिर्फ उठकर अपना चेहरा धोने जैसी मामूली बात के लिए भी मुझे खुद को बार बार मनाना पड़ता था, तभी जाकर मैं उठ पाता था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी तेजी से अंदर आया और आते ही उसने मेरा गला पकड़ लिया। ईथन, अब तुम कौन सा नया खेल खेल रहे हो? उसकी उंगलियों की पकड़ मेरी गर्दन पर और मजबूत होती चली गई, लेकिन मेरे भीतर उल्टा खुशी की लहर दौड़ गई। और जोर से दबाओ, अपनी पूरी ताकत लगा दो। शायद आज रात मेरा मरने का सपना आखिर सच हो जाए। तब मैं इस नफरत से भरे आउटकास्ट के किरदार से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाऊंगा। इस नरक जैसी जिंदगी की शुरुआत किसी और बदकिस्मत इंसान को झेलनी पड़ेगी। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और मैंने पूरी शांति के साथ मौत का इंतजार किया, लेकिन मेरे बेहोश होने से ठीक पहले उस आदमी ने मेरा गला छोड़ दिया। हवा तेजी से मेरे फेफड़ों में पहुंची और मुझे फिर से जिंदगी की तरफ खींच लाई। मेरे चेहरे पर मौत का इंतजार करती मुस्कान देखकर वह आदमी और भी भड़क गया। तुमने पार्टी खराब कर दी और उसके बाद केले भी गायब हो गया। वहाँ उसका टूटा हुआ फोन भी मिला है। क्या तुमने किसी को उसे किडनैप करने के लिए पैसे दिए हैं? तुम्हारे अलावा और कौन है जो हमेशा केप से नफरत करता रहा है? मुझे तो ऐसा करने वाला कोई और नजर ही नहीं आता। ईथन, आखिर तुमने सब पर कौन सा जादू कर दिया है? हर कोई सच में मानने लगा है कि यह सब तुमने नहीं किया। मैं काफी देर तक जोर जोर से खांसता रहा। कुछ समय बाद जाकर मैंने खुद को संभाला, फिर शांत आवाज में कहा, किसी को किडनैप करवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं? मेरे जैसे नफरत किए जाने वाले आउटकास्ट के पास क्या इतना पैसा हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ करवा सकूं? इसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा और वह सवाल किया जो काफी देर से मेरे मन में चल रहा था, तुम कौन हो? मेरा सवाल सुनते ही उसका चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। ईथन, अब ये कौन सा नया खेल है? तुम मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर सकते हो? जाहिर था कि मैं सच में उसे नहीं पहचानता था। मेरे दिमाग में मौजूद उस मोटी किताब में न जाने कितने लोगों के नाम लिखे हुए थे। हर नए चेहरे को मैं आखिर कैसे पहचान सकता था? क्लोई को मैं इसलिए पहचानता था क्योंकि वह बिल्कुल मेरी जुड़वां बहन जैसी दिखती थी। विवियन को इसलिए जानता था क्योंकि उसकी एंगेजमेंट केप से हुई थी और हेज फैमिली उसके बारे में न जाने कितनी बार चर्चा कर चुकी थी। लेकिन यह अनजान औरत आखिर थी कौन? मुझे उसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत बहाना बना दिया। रूफटॉप से गिरने के दौरान मेरे सिर पर चोट लगी थी। मेरी याददाश्त ठीक से काम नहीं कर रही। मैं बहुत से लोगों को भूल चुका हूँ। मेरी बात सुनते ही वह पूरी तरह सन्न रह गई। उसकी आंखें लाल पड़ गईं और कांपते होंठों से उसने अविश्वास में पूछा, तुम मुझे भूल गए? मैंने मन ही मन जवाब दिया, हाँ, मैं उन सभी लोगों को भूल चुका हूँ जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, और तुम भी उन्हीं में शामिल हो। उसकी आवाज कांपने लगी।
ये कैसे हो सकता है? हम दोनों एक ही ऑर्फिनेज में पले बड़े हैं। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? उसे दर्द में सिर हिलाते देखकर आखिरकार मुझे याद आया, यह आइवी ब्रुक्स थी, केलेब की सबसे बड़ी समर्थक और ईथन की ऑर्फिनेज वाली बचपन की दोस्त। आइवी और ईथन एक ही उम्र के थे। दोनों ने ऑर्फिनेज में एक दूसरे का सहारा लेते हुए किसी तरह 18 साल की उम्र तक का सफर पूरा किया था। जब ईथन हेज फैमिली में वापस लौटा तब आइवी बेहद खुश हुई थी और उससे मिलने भी आई थी, लेकिन उसके बाद उसकी मुलाकात केब से हुई और वह पहली ही नजर में उससे प्रभावित हो गई। धीरे धीरे उसने अपना पूरा दिल केब को दे दिया, ये जानते हुए भी कि हेज फैमिली के वारिस के सामने उसकी हैसियत बहुत छोटी थी। वह उसकी वफादार बन गई। वह हर वक्त उसके पीछे रहती और उसकी सुरक्षा करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसका पसंदीदा इंसान सुरक्षित रहे। पूरी कहानी में मुझे सबसे ज्यादा हैरानी आइवी को लेकर ही हुई थी। 18 साल की दोस्ती के बावजूद वह केवल कुछ बार केलेब से मिलने के बाद उसके प्यार में इतनी पागल कैसे हो गई और फिर वह ईथन के खिलाफ कैसे खड़ी हो गई। अब मुझे धीरे धीरे इसका जवाब समझ आ गया था। ऑर्फिनेज में बड़े होने के कारण ईथन कांटों से भरी जंगली घास जैसा बन चुका था। वहाँ सुविधाएं इतनी कम थी कि उसे हर दिन संघर्ष करना पड़ता था, सिर्फ थोड़ा खाना और पढ़ाई का मौका हासिल करने के लिए। दुबली पतली आइवी हमेशा ईथन के पीछे छिपकर खुद को सुरक्षित रखती थी। उसी तरह दोनों ने हाई स्कूल तक का सफर तय किया, लेकिन अब आइवी बड़ी हो चुकी थी और अपनी रक्षा खुद कर सकती थी, इसलिए 10 साल से भी ज्यादा समय तक उसका सहारा रहे ईथन को उसने आसानी से पीछे छोड़ दिया। अब उसकी नजरों में सिर्फ स्पॉटलाइट में खड़ा अकेले ही वह इंसान था जिसकी वह पूजा करती थी। उसकी नजर में ईथन बस गुस्सैल, जिद्दी और हर वक्त मुकाबला करने वाला बेकार इंसान बन चुका था। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं उन सभी लोगों को भूल चुका हूँ जिनकी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं थी। अगर मुझे तुम याद नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरी जिंदगी में कभी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। आइवी यह सुनकर पूरी तरह टूटे हुए भाव के साथ हॉस्पिटल से बाहर चली गई। पहली बार उसने अपने प्यारे केब की किडनैपिंग का जिक्र तक नहीं किया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद मैं भी चुपचाप हॉस्पिटल से निकल गया। काफी दिनों बाद मैंने खुली हवा में गहरी सांस ली। अकेले चलते चलते मैं हॉस्पिटल के पास बने एक पुल तक पहुंच गया। इस अजीब दुनिया में रहते हुए मुझे किसी तरह एक महीना बीत चुका था। अब मुझे लगा कि यहाँ से आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैं मुस्कुराया और नीचे बहती नदी की ओर देखने लगा। मैं रेलिंग के पास खड़ा ही था कि अचानक पीछे से किसी ताकतवर हाथ ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसी पल मेरे चेहरे के सामने एक गीला कपड़ा आ गया। उसकी तेज गंध महसूस होते ही मेरी चेतना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में मेरे शरीर की सारी ताकत जवाब दे गई और मैं खुद को संभाल नहीं पाया। बेहोश होने से ठीक पहले मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, धतेरे की, मैं तो कंक्रीट के खंभे से भी ज्यादा मुश्किल से मरता हूँ। जब दोबारा मेरी आंख खुली तब मैं समुद्र किनारे एक बड़ी चट्टान पर पड़ा हुआ था। केब मेरे ऊपर खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, ईथन, तुम 18 साल तक गायब रहे, फिर वापस आकर मेरी जगह क्यों छीनना चाहते हो? अब हिज फैमिली के सब लोग तुम्हारी तरफ हो गए हैं। मैंने अपनी फेक किडनैपिंग की और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ छोड़ दिए, लेकिन आइवी के अलावा किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। ईथन, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर हम दोनों एक साथ खतरे में हो तो हिज फैमिली हमेशा मुझे ही चुनेगी। मैंने सामने खड़े डरावने किडनैपर की तरफ देखा और पूरी बात समझ गया। हिज फैमिली किसे चुनती है, इससे अब मुझे क्या फर्क पड़ता था। मैं असली ईथन नहीं था। इस दुनिया में आने के बाद से ही मैंने हिज फैमिली से किसी भी चीज की उम्मीद करना छोड़ दिया था, लेकिन मेरे पहुंचने की उम्मीद से पहले ही हिज फैमिली वहां आ गई। केलेब और मुझे एक खतरनाक टाइडल फ्लैट पर बांध कर रखा गया था। वहां जरा सी भी गलती खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि पीछे समुद्र का गहरा पानी लगातार बढ़ रहा था। क्लोई का चेहरा थकान से बिल्कुल बुझ चुका था और उसकी आवाज भी बैठी हुई थी। उसने घबरा कर कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए बता दो, बस ईथन और केब दोनों को छोड़ दो। किडनैपर झुंझलाकर चिल्लाया, अगर दोनों को छोड़ दूं तो फिर मेरे पास दबाव बनाने के लिए बचेगा क्या? तुम लोग सिर्फ एक को ले जा सकते हो, बाकी पैसे मिलते ही दूसरे को छोड़ दूंगा। केलेब तुरंत रोने लगा, मॉम, डैड, क्लोई, मुझे बचा लो। आइवी की परेशान निगाहें बार बार केलेब और मेरी तरफ जा रही थीं। आखिरकार उसने हिचकते हुए कहा, ईथन, इन किडनैपर्स को तुमने ही हायर किया है ना? बस करो, टाइड लगातार बढ़ रही है, यहाँ बहुत खतरा है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं इस हरकत के लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। मैंने बस अपनी नजरें फेर लीं। किडनैपर का धैर्य अब जवाब दे चुका था। अभी फैसला करो, नहीं तो मैं इन दोनों को समुद्र में फेंक दूंगा। मिस्टर और मिसेज हेज पूरी तरह घबरा चुके थे। काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार क्लोई ने रुंधी हुई आवाज में कहा, पहले केब को छोड़ दो, हम तुरंत पैसे लेकर आते हैं। कृपया ईथन को चोट मत पहुंचाना। किसी ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया। फिर भी सभी के चेहरों पर चिंता और हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। मैं सब समझ गया। उन्होंने केब पर बहुत ज्यादा समय और अपनी पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया था। मिस्टर और मिसेज हेज ने पूरे 18 साल और बेहिसाब दौलत खर्च करके उसे बड़ा किया था। क्लोई ने भी हजारों दिन और रात अपने भाई से प्यार किया था, उसकी देखभाल की थी।
सालों तक उसके लिए चुने गए गिफ्ट्स इतने ज्यादा थे कि उनसे पूरे 3 कमरे भर चुके थे। विवियन को अब पता चल चुका था कि उसकी जान मैंने बचाई थी, लेकिन वह और केप कई सालों से साथ बड़े हुए थे। उनके बीच की भावनाएं पूरी तरह झूठी नहीं थी, इसलिए वह उन्हें एक ही रात में छोड़ नहीं सकती थी। और रही आईवी की बात, तो ऑर्फनेज में वह हमेशा मेरे पीछे छिपकर अपना हाथ आगे बढ़ाती थी। उसे सिर्फ मुझसे लेना आता था, फिर वह मेरी खातिर कुछ क्यों करती। केप संतुष्टि से सिर हिलाने लगा। जाने से पहले उसने घमंड से कहा, ईथन, देखा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। किसी के दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। मैंने हल्की सी भौं उठाई। सच में? क्लोई ने घबराकर मेरी तरफ देखा। ईथन, हम जल्द ही $30 मिलियन कैश लेकर आ जाएंगे, डरो मत, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। विवियन भी तुरंत बोली, ईथन, चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगी। आज के बाद मैं कसम खाती हूँ कि हमेशा सबसे पहले तुम्हें ही चुनूंगी। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतर आई थी। मैंने उन सब की तरफ देखा। मेरे मन में अब कोई हलचल नहीं बची थी। शांत और बैठी हुई आवाज में मैंने कहा, पैसे बर्बाद मत करो। जब मुझे असली ईथन की जगह जीने का मौका मिला ही है, तो जाने से पहले उसकी तरफ से कुछ बातें कह देता हूँ। मिस्टर और मिज हेज, मेरे जैसे आउटसाइडर पर अपना पैसा खर्च मत कीजिए। हेज फैमिली मुझे कभी स्वीकार नहीं कर पाए, और सच कहूँ तो मैं भी आप लोगों से कभी जुड़ नहीं पाया। हेज फैमिली में बिताए इस 1 साल के दौरान मैंने कभी भी केलेब को जलन की वजह से फंसाने की कोशिश नहीं की। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो आप सारे सिक्योरिटी फुटेज देख सकते हैं। मेरी बात सुनते ही क्लोई का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले ही समझ आ गया हो कि अब आगे क्या होने वाला है। उसकी आंखों में छिपा डर और ज्यादा साफ दिखाई देने लगा। फिर मैंने विवियन की तरफ देखा। मिस स्टर्लिंग, तुम्हारा बार बार अपना फैसला बदलना मुझे घिन दिलाता है। तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया। तुमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा है। तुम्हारा प्यार हमेशा उसी इंसान के लिए रहा है जो तुम्हारे भविष्य और हैसियत के लिए फायदेमंद हो। विवियन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अब वहाँ सिर्फ एक इंसान बची थी। आइवी ब्रुक्स, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वैसे भी मुझे तुम्हारा नाम तक याद नहीं है, इसलिए तुमसे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आइवी के पैरों से जैसे अचानक सारी ताकत निकल गई। वह वहीं लड़खड़ाकर बैठ गई और बार बार एक ही बात दोहराने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। ईथन, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? ऑर्फनेज में तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। चारों तरफ लोगों की घबराई हुई आवाजें गूंज रही थीं। उसी पल मैं सबसे दूर हो गया और समुद्र की ओर बढ़ गया। उसके बाद मेरे सामने की दुनिया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। मेरा दिमाग, जो इतने समय से उलझा हुआ था, अचानक साफ होने लगा। मेरी पूरी जिंदगी की यादें एक एक करके मेरे सामने आने लगी। ऑर्फनेज से लेकर हेज हाउस तक, और हेज हाउस से लेकर सड़कों तक। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि मेरी पुरानी दुनिया में मेरा एक भी दोस्त या परिवार क्यों नहीं था। वह दुनिया मेरे अपने दर्द से बनी हुई थी। वह दुनिया केवल मेरी कल्पना थी। जिस दुनिया का कभी वास्तव में अस्तित्व ही नहीं था, वहां आखिर कोई मुझे कैसे देख सकता था, मेरी परवाह कैसे कर सकता था। मैं बस शहर में भटकती हुई एक अकेली आत्मा था, जो अपने लिए एक शांत और अकेली जिंदगी का सपना देख रही थी। यहाँ तक कि मेरे दिमाग में मौजूद वह मोटी किताब भी कभी असली नहीं थी। उसके हर पन्ने पर लिखी कहानी मेरी अपनी जिंदगी की परछाई थी। जैसे जैसे मेरी चेतना कमजोर पड़ती गई, मेरी सारी कल्पनाएं एक एक करके टूटती चली गईं। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और आखिरकार मुझे अपने अस्तित्व का सच समझ आ गया। मैं ही हमेशा से ईथन हेज था, वही इंसान जिससे हर कोई नफरत करता था। दोस्तों, इस कहानी का अंत थोड़ा दुखद हुआ, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखना। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसमें कोई दुखद अंत नहीं है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा।